नमस्कार, संबोध डिजिटल ऐप पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। अपन बात करेंगे आज अपने टॉपिक की। तो अपना टॉपिक है जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनके अंदर मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग की। अगर अपन बात कर रहे थे तो अपन ने इसमें से कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, जिसमें अपन ने कहा था सबसे पहले प्रीवियस क्लासों के अंदर अपन पढ़ते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां जो है वहां से अपना टॉपिक स्टार्ट था। बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं जिनका एक्सप्लेनेशन वीबीटी नहीं कर सकती। वीबीटी नहीं कर सकती तो क्यों ना आई फिर सीएफटी। सीएफटी के अंदर अपन ने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे ये क्या मानती है, मेटल और लिगेंड को हमेशा क्या मानती है, पॉइंट चार्ज मानती है, यानी बिंदु आवेश मानती है। बिंदु आवेश मानने के कारण इनके मध्य जो बल लगता है वो हमेशा कौन सा माना जाता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। जिससे इनके मध्य बल जो बंध बनता है वो कौन सा बनता है, आयनिक बंध बनता है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो अपन ने कहा यहाँ डी कक्षक जो होते हैं उनकी ऊर्जा पहले तो क्या पाई जाती है, समान, यानी ये कैसे होते हैं, समभ्रंश होते हैं। लेकिन जैसे ही लिगेंड इनके साथ आके जुड़ेगा धातु के साथ में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। और इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण लगेगा तो डी कक्षकों की ऊर्जा है वो समान नहीं रहेगी। और डी कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं रहने के कारण कुछ जो डी कक्षक हैं वो किस में चले जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में। कुछ जो है वो किस में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में। और इसे क्या कहा जाता है, डी कक्षकों का विपाटन। विपाटन होने से यहाँ पर एक ऊर्जा निकलती है जिसे कहा जाता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन है एनर्जी। ध्यान रखना है अपन को, ये हमेशा निकलने वाली ऊर्जा होती है और जितनी एनर्जी निकलेगी स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है उतना ही क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो आज जो है वो अपन पढ़ेंगे कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती कैसे है। तो तीन कंडीशंस दे रखी है, तीनों कंडीशंस के अंदर अपन को जो भी डी ऑर्बिटल्स है उनको कैसे अप्लाई करना है ये अपन पढ़ेंगे। देखिए आज जो अपना टॉपिक है ये रहेगा डी कक्षकों का विपाटन। डी कक्षकों का विपाटन। देखिए तीनों को एक साथ समझाएं अपन। तो अपन ने कहा सबसे पहले देखो अपन क्या करते हैं, यहां पर बना लेते हैं डी कक्षक। ठीक है, थोड़ा सा इधर बना लेती हूँ मैं ताकि स्पेस रहे मेरे पास। देखिए ये अपन ने बनाए 5 डी कक्षक। ओके, और अपन पढ़ चुके हैं डी कक्षक कितने हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, डी अक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। अब देखिए विपाटन होगा तो विपाटन में क्या होगा, इनकी एनर्जी पहले क्या है, सेम। अब ये दो ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अष्टफलकीय की। देखिए अष्टफलकीय के अंदर जब अपने पास में लिगेंडों की संख्या कितनी होती है, 6। तो यहाँ पर जो 3 कक्षक हैं ये कहाँ चले जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में। कौन कौन से जाएंगे, डी अक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। 2 जो है वो कहाँ चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, यानी इनकी ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि। ये कौन से बच गए, डी अक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां पर अगर बात करें अपन तो अपन ने कहा इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, एनर्जी गैप आ जाता है। ये जो एनर्जी गैप है ये कहलाती है विपाटन ऊर्जा। इसे लिखा जाता है किससे, डेल ओ से। तो डेल जो ओ है वो क्या कहलाती है, स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसको बोला जाता है विपाटन ऊर्जा। अब एक चीज देखिए, अगर अपन यहाँ बात करें तो ये विपाटन इस तरह से होता है कि कुल ऊर्जा का मान वापस कितना हो जाना चाहिए, 0। तो देखिए इधर जब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एनर्जी निकलेगी क्योंकि ये निम्न ऊर्जा स्तर में चले गए। कितनी निकलेगी, तो 0.4। ठीक है, इधर की अगर अपन बात करें तो इधर अपन को भरने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ये इसकी बजाय किस में चले गए, उच्च ऊर्जा में चले गए। कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, देने वाली ऊर्जा को लिखते हैं प्लस, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए देनी पड़ती है 0.6। ठीक है, अब देखिए ये कब है, जब अपने पास में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने का मतलब
जब कितने लिगेंड आते हैं अपने पास में? 6 लिगेंड। 6 लिगेंड आने का मतलब है ये जो विपाटन है ये कौन सी स्थिति में है? तो अपन ने कहा ओक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय, इसीलिए ओ लगाया है। डेल्टा तो विपाटन एनर्जी, ओ का मतलब है ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ठीक है, अब देखिए सेम यही अपन पढ़ेंगे किसके अंदर? चतुष्फलकीय में। लेकिन चतुष्फलकीय में लिगेंड कितने आते हैं? 4। तो पहली बात तो विपाटन जो है वो इससे क्या होगा? कम। इधर मैं बना देती हूँ, देखिए चतुष्फलकीय जब लिगेंड आएंगे या संकुल बनेंगे तो विपाटन किस तरह से होगा? देखिए कुछ जाएंगे उच्च ऊर्जा में, कुछ जाएंगे निम्न ऊर्जा में लेकिन विपाटन का जो मान है इसकी बजाय क्या होगा? थोड़ा कम होगा। ठीक है, देखिए लेकिन एक दिक्कत है, अब की बार क्या होंगे? तो अपन ने कहा यहाँ पर ये जो 3 डी कक्षक हैं ये तो चले जाएंगे किसमें? उच्च ऊर्जा में। ठीक है, यानी डी ऑक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और 2 जो हैं वो किस में चले जाएंगे? निम्न ऊर्जा स्तर में। ठीक है, ये कौन से हो गए? डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। दोनों के बीच में क्या आ जाता है? ऊर्जा अंतराल। अब देखिए ऊर्जा अंतराल की अगर अपन बात करें तो वापस से वही क्या कहेंगे? कुल जो ऊर्जा अंतराल है इसको किससे लिखेंगे? डेल विपाटन से। और ये कॉम्प्लेक्स कौन से हैं? टेट्राहेड्रल, यानी समन्वय संख्या जो है वो कितनी है? 4। संकुल कौन से बनेंगे? चतुष्फलकीय, यानी टेट्राहेड्रल। तो यहाँ जो विपाटन ऊर्जा होगी इसके आगे लगा देते हैं टी, डेल टी। अब देखिए इधर कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो अपन ने कहा प्लस 0.4, इधर कितनी निकलेगी? तो माइनस 0.6। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? टेट्राहेड्रल की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ आता है कि यहाँ पर ये जो 3 कक्षक थे ये कहाँ चले गए? निम्न स्तर में, जबकि यहाँ ये तीनों की ऊर्जा में क्या हो गई? वृद्धि। पहला क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों है? ठीक है, दूसरा देखिए अगर अपन इनकी बात करें तो अपन ने कहा इन कक्षकों को बोला जाता है क्या? ईजी। ठीक है, और यहाँ ये जो कक्षक हैं इनको एक साथ बोला जाता है T2G, यानी G लगाते हैं। यहाँ अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा यहाँ ये जो कक्षक हैं T2G लिखना चाहिए था, लेकिन T2G नहीं लिख के सिर्फ क्या लिखा जाता है? T2। यहाँ पे EG लिखने की बजाय सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाता है? E लिखा जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है, इसके बाद देखिए अगर अपन बात करें यहाँ पर एक और विपाटन की तो अपन ने कहा यहाँ पर देखिए विपाटन एक और कौन सा बच गया? तो अपन ने कहा एक विपाटन दे रखा है अपने कौन से? वर्गाकार समतलीय। ये मैं लिख देती हूँ कौन सा? अष्टफलकीय, ओक्टाहेड्रल। अब देखिए वर्गाकार समतलीय को भी अपन इसी से समझ लेते हैं। तो अपन ने कहा वर्गाकार समतलीय जो है वो किस प्रकार से रहेगा? तो देखिए इसकी बात करते हैं अपन। वर्गाकार समतलीय में भी लिगेंडों की संख्या कितनी होती है? 4। विपाटन किस प्रकार से होता है? देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो अपन ने कहा जो लिगेंड हैं वो केवल और केवल कहाँ से आएंगे? अक्ष और वाई अक्ष से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। तो इन पर जो प्रतिकर्षण है वो क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, जबकि जेड एक्सिस पर प्रतिकर्षण का मान क्या हो जाता है? 0। कैसे हो जाता है अभी बात करेंगे। तो जिनमें जेड आ रहा है उनका स्तर जो है वो और भी क्या हो जाएगा? कम। तो ये क्या हो गया? डी वाई जेड, और ये कौन सा हो गया? डी जेड एक्स। सही बात है। अब देखो यहाँ पर भी क्या है? डी जेड स्क्वायर, इसकी ऊर्जा भी क्या होगी? कम। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, आप बनाते समय यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जेड एक्सिस पर लगने वाले प्रतिकर्षण का मान क्या हो जाता है? 0। तो इनकी ऊर्जा बहुत क्या हो जाती है? कम। और इन एक्स और वाई एक्सिस की ऊर्जा में क्या हो जाती है? बहुत ही ज्यादा वृद्धि। तो यहाँ पर ये जो है ये आपस में क्या कर जाते हैं? क्रॉस कर जाते हैं। और एक जो ऊर्जा स्तर बच गया वो लिख देते हैं अपन, ये कौन सा है? डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। यहाँ पर बात करें समन्वय संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, और कौन सी ये जो आकृति है ये कौन सी बनेगी? वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर। तो मैं लिख देती हूँ ये किसमें है? वर्गाकार समतलीय।
ठीक है, तो ये देखिए विपाटन है। अब अपन को सारी चीजें पढ़नी है एक एक करके। अष्टफलकीय में ये विपाटन क्यों हुआ, चतुष्फलकीय में ये विपाटन क्यों हुआ, वर्गाकार समतलीय में इस तरह का विपाटन क्यों हुआ। दूसरा, इधर अगर अपन देखें तो इनके बीच का एनर्जी गैप जो है यहाँ पर अष्टफलकीय में क्या है, ज्यादा है, ऐसा क्यों है। और एक यहाँ पर ये जो अपन ने जी लिखा है वो इधर अपन ने जी नहीं लिखा है, तो इन सब का कारण क्या है, सबकी बात करते हैं अपन एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले ये जो डायग्राम है ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इनका विपाटन होता है। इनमें ऊर्जा स्तर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो अपन को पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा हुंड और पाउली के नियम के अनुसार ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें चतुष्फलकीय में तो पहले इन कक्षकों में, उसके बाद इनमें, अष्टफलकीय में सबसे पहले इधर, उसके बाद में इसमें, वर्गाकार समतलीय में ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम ये रहेगा। ठीक है, देखिए एक एक करके इनकी ऊर्जा भी लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय संकुलों के लिए ऊर्जा क्रम। देखो अष्टफलकीय के लिए अगर अपन बात करें तो अपन कहा सबसे पहले कौन से कक्षक आते हैं, T2G, उसके बाद कौन आते हैं, EG। तो इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, D अक्ष Y। इसकी ऊर्जा बराबर है किसके, YZ। उसके बाद में इसकी ऊर्जा बराबर है किसके, Z अक्ष। इसके बाद में ऊर्जा ज्यादा हो गई किनकी, अक्ष स्क्वायर डैश Y स्क्वायर, और इसके बराबर ऊर्जा किसकी है, DZ स्क्वायर। यानी ये कौन से कक्षक हैं, EG कक्षक हैं। ये कौन से हैं, T2G कक्षक हैं। बात करते हैं सेकंड, दूसरे कौन से हैं, तो अपन ने कहा सेकंड जो है वो बनते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय देखिए टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, इसमें उल्टा हो जाएगा। क्या कहेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में बढ़ते हैं, निम्न ऊर्जा में। निम्न ऊर्जा किसकी होती है, D अक्ष स्क्वायर Y स्क्वायर, DZ स्क्वायर। इससे ज्यादा ऊर्जा किसकी है, D अक्ष Y, फिर YZ, फिर Z अक्ष। यानी ये कौन से हैं, T2, और ये जो है ये क्या है, कोलवेल E कक्षक। और लास्ट में अगर बात करें थर्ड, ये कौन सा है, वर्गाकार समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। देखिए वर्गाकार समतलीय की बात करें, सबसे कम ऊर्जा कौन से कक्षकों की रहती है, तो अपन ने कहा सबसे पहले Z एक्सिस वाले आते हैं तो YZ, फिर कौन आता है, DZ। इससे ज्यादा ऊर्जा ध्यान रखेंगे। अब अपन ने कहा क्या, यहाँ पे देखो इनके बाद में कौन आएगा, Z स्क्वायर, और अक्ष और Y एक्सिस वाले क्या आएंगे, बाद में आएंगे। यहाँ कौन आ जाएगा, DZ स्क्वायर, इसके बाद में D अक्ष Y, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, D अक्ष स्क्वायर डैश Y स्क्वायर। यानी इनमें इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से भरे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अष्टफलकीय के अंदर विपाटन है वो T2G और EG में हुआ। तो T2G कक्षकों की ऊर्जा क्या हो गई, कम, और EG कक्षकों की ऊर्जा क्या हो गई, ज्यादा। जबकि चतुष्फलकीय में जस्ट इसका क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसका कारण देखिए। सबसे पहले देखो अष्टफलकीय की अगर बात करें तो अपन ने कहा समन्वय संख्या। समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है, किसी धातु से कितने लिगेंड जुड़ते हैं। तो अपन ने कहा कितने जुड़ते हैं, 6 लिगेंड जुड़ते हैं, तब जो आकृति आती है वो क्या आती है, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय आकृति कौन सी होती है, देखिए ऐसे होती है। एक तो वर्गाकार इस तरह से धातु होती है बीच में, और 6 बॉन्ड बनते हैं इस तरह से लिगेंडों के साथ में। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बनती है। तो बनेगा ये आकृति होनी चाहिए अष्टफलकीय की। अब देखो अष्टफलकीय में क्या होता है कि जब भी लिगेंड जुड़ते हैं तो अपन ने कहा यहाँ पर जो लिगेंड हैं ये कहाँ से आते हैं, तो अपन ने कहा ये हो गई अक्स एक्सिस माइनस एक्स, वाई एक्सिस माइनस वाई, जेड और
माइनस जेड। लिगेंड जो आएंगे ये धातु है, धातु के डी कक्षक इसमें है। और अब आ रहे हैं लिगेंड। लिगेंड जो आते हैं ये 6 के 6 लिगेंड कहाँ से आते हैं? हमेशा अक्षों से आते हैं। ठीक है, तो देखो धातु के जिन डी कक्षकों की पालियां कहाँ पाई जाती हैं? अक्षों पर पाई जाती हैं, इस तरह से। तो उन पर प्रतिकर्षण क्या लगता है? ज्यादा लगता है। और जबकि धातु के जिन डी कक्षकों की पालियां अक्षों के बीच में पाई जाती हैं उन पर प्रतिकर्षण क्या लगता है? कम लगता है। और कल अपन बात कर चुके हैं कि डी कक्षकों की अगर बात करें तो अपन ने कहा डी कक्षकों में 3 कक्षक ऐसे होते हैं जिनकी पालियां कहाँ पाई जाती हैं? अक्षों के मध्य में पाई जाती हैं। और 2 की पालियां कहाँ पाई जाती हैं? अक्षों पर। तो देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले अष्टफलकीय संकुलों की बात करते हैं। तो अपन ने कहा अष्टफलकीय संकुलों के निर्माण के दौरान धातु आयन 6 लिगेंडों के साथ 6 लिगेंड आयनों के साथ बंध बनाता है। उपसय संयोजक बंध का निर्माण करता है। ठीक बात। और ये लिगेंड कहाँ से आएंगे? तथा ये लिगेंड अक्षों की बात करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अक्षों से आते हैं जिससे धातु के जिन डी कक्षकों की पालियां अक्षों पर स्थित होती हैं, उन पर प्रतिकर्षण अधिक लगता है। अधिक लगता है जिससे ये उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जबकि जिन डी कक्षकों की पालियां अक्षों के मध्य स्थित होती हैं, उन पर प्रतिकर्षण कम लगता है। कम का मतलब अक्षों वाले की बजाय क्या लगता है? कम लगता है, जिससे ये निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ठीक है, तो देखो अगर अपन यहां बात करें तो अपन ने कहा देखिए ये क्या थे? 5 डी कक्षक थे।
अब अपन ने कहा जैसे इन पे विपाटन होगा तो अपन ने कहा यहाँ पर 3 जो हैं अपने पास में, इनकी पालियां कहाँ पाई जाती हैं? अक्षों के मध्य में, ठीक है। और ये जो 2 डी कक्षक हैं, डी अक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी पालियां कहाँ पर होती हैं? अक्षों पर। तो यहाँ पर जब कहेंगे लिगेंड आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? अक्षों से आ रहे हैं। तो जिन डी कक्षक की पाली यही है उन पर प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, और जिनकी पालियां यहाँ है तो लिगेंड इधर से आने पर इस पर प्रतिकर्षण का इफेक्ट जो है इसकी बजाय क्या होगा? कम। तो देखिए कैसे विपाटन हो जाता है। ये तो चले जाते हैं नीचे निम्न ऊर्जा स्तर में T2G, और 2 पर प्रतिकर्षण ज्यादा लगने के कारण ये किस में चले जाते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर में, जिसको क्या कहा जाता है? EG कहा जाता है। ओके, अब देखिए अष्टफलकीय संकुलों की स्थितियां क्या क्या है, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। जैसे अलग से लिख दूं मैं, अष्टफलकीय संकुल बनने की स्थिति। देखो अष्टफलकीय संकुलों की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अष्टफलकीय संकुल कब बनेंगे? जब लिगेंडों की संख्या कितनी होगी? 6। तो क्या कहेंगे सबसे पहले? इन संकुलों का निर्माण, इन संकुलों का निर्माण 6 लिगेंड जब धातु से जुड़ते हैं, जब धातु से जुड़ते हैं तब होता है। यानी 6 से अगर संख्या कम हो गई तो कभी भी अष्टफलकीय संकुल नहीं बनेंगे। दूसरी बात करते हैं, क्या कहेंगे? सेकंड, यहां पर इन दोनों के अंदर जब विपाटन होगा डी कक्षकों में, तो अपन ने कहा बीच का अंतर क्या कहलाता है? विपाटन ऊर्जा। तो देखो क्या कहेंगे, डी कक्षकों का T2G तथा EG में विपाटन हो जाता है तथा इन दोनों कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर डेल ओ या 10 DQ से दिया जाता है, ठीक है। अब विपाटन हो गया, तो विपाटन होगा तो क्या निकलेगी? ऊर्जा। तो तीसरी देखिए, अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन से, या कहें 6 लिगेंडों के कारण, अष्टफलकीय संकुलों में 6 लिगेंडों के कारण विपाटन अधिक होता है। बाकी की बजाय, क्योंकि बाकी में लिगेंडों की संख्या कितनी है? 4। तो प्रतिकर्षण 4 की बजाय 6 के कारण क्या लगता है? ज्यादा। विपाटन अधिक होता है, जिससे इन संकुलों में CFC निकलने वाली ऊर्जा होती है का मान भी अधिक होता है। अतः इन संकुलों का स्थायित्व भी अधिक होता है। संकुलों का स्थायित्व भी
अधिक होता है। ये चीजें जो हैं वो अपन को किसके लिए ध्यान रखनी है? अष्टफलकीय संकुलों के लिए। ठीक बात। अब ऐसे अपने पास दो और है, एक चतुष्फलकीय और एक कौन से हैं? वर्गाकार समतलीय। तो अब अपन पढ़ते हैं कि जैसे अष्टफलकीय में ये चीजें ध्यान रखनी है, वैसे अपन को चतुष्फलकीय के लिए अपन को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो देखिए नेक्स्ट जो रहेगा अपना वो रहेगा चतुष्फलकीय संकुलों की स्थिति। देखिए सबसे पहले बात करते हैं चतुष्फलकीय की। अगर बात करें तो यहाँ लिगेंडों की संख्या केवल कितनी रहती है? 4। तो क्या कहेंगे? फर्स्ट बात, यहाँ 4 लिगेंड, यहाँ 4 लिगेंड धातु आयन के साथ उपसय संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो देखो जी 4 लिगेंड है तो प्रतिकर्षण क्या लगेगा? कम। प्रतिकर्षण कम लगने के कारण इनका स्थायित्व अष्टफलकीय से क्या हो जाएगा? कम। पहली बात। दूसरी चीज देखिए 4 लिगेंडों की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा ये चारों लिगेंड कहां से आते हैं? तो अपन ने कहा ये आते हैं अक्षों के बीच में से। ठीक है। तो देखिए जिन डी कक्षकों की पालियां अक्षों पर हैं उन पर प्रतिकर्षण क्या लगेगा? कम। और जिनकी पालियां अक्षों के मध्य में है इन पर प्रतिकर्षण क्या लगेगा? ज्यादा। फेस टू फेस लगेगा। और प्रतिकर्षण ज्यादा लगने के कारण अब जिन कक्षकों की पालियां अक्षों के मध्य पाई जाती है उनमें प्रतिकर्षण क्या लगेगा? ज्यादा। तो वो किस में चले जाते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर में। तो देखिए क्या लिखेंगे अपन यहां पर, इन संकुलों में लिगेंड अक्षों के मध्य से आते हैं, अक्षों के मध्य से आते हैं अतः धातु के जिन डी कक्षकों की पालियां अक्षों के मध्य स्थित होती हैं, अक्षों के मध्य स्थित होती हैं उन पर प्रतिकर्षण अधिक लगता है। उन पर प्रतिकर्षण अधिक लगता है जिससे वे उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर T2 में चले जाते हैं तथा जिन डी कक्षकों की पालियां अक्षों पर स्थित होती हैं, अक्षों पर स्थित होती हैं उन पर प्रतिकर्षण कम लगने के कारण ये निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर में
निम्न ऊर्जा स्तर की बात करें तो ई में चले जाते हैं। ठीक बात। अब देखो यहीं पे बात कर लेते हैं कि जी क्यों नहीं लिखा। देखिए अगर अपन बात करें यहां पर तो क्या कहेंगे कि इन ऊर्जा स्तरों में जी का मतलब होता है जीरेट, और जीरेट का मतलब होता है सम्मिति। सम्मिति का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा तल लगाएं या कोई भी ऐसा तल लगाकर इन संकुलों को कितने बराबर भागों में काट दें, दो भागों में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई चौकोर वस्तु है, ठीक है, इसको अपन ऐसे काटें, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, ऐसे काटें, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, तो ये तो क्या है, सममित है। और कोई टेढ़ी मेढ़ी वस्तु है तो उसको अपन ने कहा जैसे इस तरह से कुछ है, इसको किसी भी तल से काटो, ये कभी भी दो बराबर भागों में नहीं कट सकती। तो जो दो बराबर भागों में नहीं कट सकती है उसको अपन क्या लिखते हैं, अनजीरेट, और जो कट सकती है उसको क्या लिखते हैं, जीरेट। तो देखिए बात करें अगर अपन किसकी, अष्टफलकीय संकुलों की, तो अपन ने कहा अष्टफलकीय संकुल किस तरह से होते हैं, तो अपन ने कहा ये ऐसे वर्ग के जैसे होते हैं, और आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बराबर होने के कारण अपन इनको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। चतुष्फलक की आकृति कैसे होती है, तो अपन ने कहा दो तो होते हैं तल में, एक होता है तल के ऊपर, एक होता है तल के नीचे। बंद कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ कितने डिग्री का होता है, लगभग 90 या 180 का। तो देखिए जब अपन क्या करें, इसको इस तरह से काट दें तो ये दो बराबर भागों में कट गया, इस तरह से काटे तो बराबर भागों में कट गया, विकिरण से काटे तो बराबर भागों में कट सकता है, लेकिन ये आकृति जो है कभी भी बराबर भागों में नहीं कट सकती। यानी ये जो होती है ये क्या होती है, सममित होती है, और ये क्या है, असममित होती है। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊर्जा स्तरों के आगे कभी भी जी नहीं लिखा जाता है, जबकि अष्टफलकीय में लिखा जाता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, चतुष्फलकीय संकुलों में, चतुष्फलकीय संकुलों में ऊर्जा स्तरों के आगे, ऊर्जा स्तरों में जी नहीं लगाया जाता, नहीं लगाया जाता है, जबकि अष्टफलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय संकुलों में जी का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जी जीरेट को बताता है, जीरेट सम्मिति को बताता है, अष्टफलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय संकुलों को दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है, अर्थात ये सममित होते हैं, अर्थात ये सममित होते हैं, चतुष्फलकीय संकुल नहीं, चतुष्फलकीय संकुल नहीं। ठीक बात, तो इसके आगे जी का प्रयोग नहीं करते। अब एक चीज और देखिए, बात करें अगर स्थायित्व की, तो अष्टफलकीय का स्थायित्व चतुष्फलकीय से क्या होता है, ज्यादा। तो देखिए अलग से मैं लिख देती हूँ इसको नोट डाल के, क्या कहेंगे, अष्टफलकीय संकुलों का स्थायित्व है, विपाटन बताया था ना कम क्यों होता है, उसका कारण देखो, अष्टफलकीय संकुलों का स्थायित्व है, अष्टफलकीय संकुलों का
स्थायित्व चतुष्फलकीय संकुलों से अधिक होता है। चतुष्फलकीय संकुलों से अधिक होता है, से अधिक होता है। क्यों? कारण देखो, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों में, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों में चार लिगेंडों के कारण प्रतिकर्षण लगता है, लिगेंडों के कारण विपाटन होता है, जबकि अष्टफलकीय में 6 लिगेंडों के कारण विपाटन होता है। 6 लिगेंडों के कारण विपाटन होता है, और 6 के कारण विपाटन अधिक होने के कारण इन संकुलों की CFSE का मान भी अधिक होता है, और आपको बताया था CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्टेबिलिटी के, और स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होने के कारण CFSE अगर अधिक है तो संकुल का स्थायित्व भी क्या हो जाएगा? अधिक। इनमें अगर रिलेशन की बात करें तो टेट्राहेड्रल में विपाटन जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल का मात्र कितना गुना होता है? 4/9। ठीक है, तो इतना विपाटन कम होने के कारण, तो अपन ने बनाया था डायग्राम, तो उसमें अपन ने क्या किया था? चतुष्फलकीय की तरफ विपाटन को क्या दर्शाया था? कम दर्शाया था। तो ये थे कौन से? चतुष्फलकीय। अब एक और बच गए, कौन से? वर्गाकार समतलीय। देखिए लास्ट पढ़ लेते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे थर्ड, वर्गाकार समतलीय संकुल की स्थिति। देखो पहली अगर अपन बात करें तो इनका स्थायित्व क्या होता है? सबसे कम। ठीक है, देखिए क्या कहेंगे? इन संकुलों का स्थायित्व सबसे कम होता है, तो ये बनते क्यों हैं? देखिए दूसरा देखो, इन संकुलों का निर्माण अष्टफलकीय संकुल के निर्माण में असफल होने पर बनता है। असफल होने पर होता है। कारण क्या है? देखो लिगेंड तो कितने होते हैं? 4। तो कौन सा बनना चाहिए था? चतुष्फलकीय। लेकिन ये लिगेंड बनाना क्या चाहते थे? ज्यादा स्थायी। चतुष्फलकीय से ज्यादा स्थायी कौन होते हैं? अष्टफलकीय। लेकिन अष्टफलकीय में लिगेंड कितने चाहिए? 6। लिगेंड कितने? 4। तो असफल हो गए तो चतुष्फलकीय की बजाय आकृति क्या बन जाती है? वर्गाकार समतलीय। तो क्या कहेंगे? कब बनेगा? जब अष्टफलकीय संकुलों के निर्माण में क्या हो जाएंगे? असफल। क्योंकि यहां लिगेंडों की संख्या 4 होती है। क्योंकि यहां लिगेंडों की संख्या
4 होती है, 4 होती है। ठीक बात। अब अगर ये बन रहे हैं तो इनकी बात करते हैं, तो क्या कहेंगे, ये 4 लिगेंड है तो इनकी बात करते हैं। इन संकुलों में लिगेंड केवल अक्ष तथा वाई एक्सिस से आते हैं, वाई अक्षों से आते हैं अतः जेड अक्ष पर प्रतिकर्षण का मान 0 हो जाता है, प्रतिकर्षण का मान 0 हो जाता है। तो देखो अपन ने जब सबसे पहले शुरू की क्लास में इनका विपाटन पढ़ाया था, तो जिनमें भी जेड आ रहा था उनको अपन ने क्या कर दिया था, एकदम में लोअर एनर्जी में। कारण यहाँ लिगेंड उपस्थित नहीं होते जेड एक्सिस पे, और लिगेंड उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिकर्षण का मान भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि अपन को बनाने कब है वर्गाकार समतलीय, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दोनों बनेंगे, चतुष्फलकीय भी बनेंगे और वर्गाकार समतलीय भी बनेंगे। तो देखो जी नेक्स्ट क्या कहेंगे, सबसे पहले नोट डाल के मैं लिख देती हूँ इनको ताकि आपको याद रहे। इन संकुलों का निर्माण सामान्यतः धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D8 होने तथा परबल लिगेंड की उपस्थिति में होता है, यानी धातु के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। और अगर लिगेंड कैसा है, परबल, तो चतुष्फलकीय की बजाय क्या बना देगा, वर्गाकार समतलीय। क्योंकि खाली करवाकर अष्टफलकीय बनाना चाहता था, अष्टफलकीय तो बनेगा नहीं, बन क्या जाएगा, वर्गाकार समतलीय। दूसरी एक चीज और देखो, अगर इनकी बात करें अपन, तो अपन ने कहा एक चीज और देखिए सेकंड, कि भारी धातुएं जो होती हैं, भारी धातुएं कौन कौन सी, जैसे प्लेटिनम हो गई, एयू हो गई और पैलेडियम हो गई, आदि दुर्बल और परबल, दुर्बल तथा परबल लिगेंडों, दोनों लिगेंडों की स्थिति में ही, दोनों लिगेंडों की स्थिति में ही सामान्यतः वर्गाकार समतलीय संकुलों का निर्माण करती है, वर्गाकार समतलीय संकुलों का निर्माण करती है। यानी भारी धातुएं होती हैं, वो जनरली बनाती कौन से संकुल है, वर्गाकार समतलीय। ठीक है, तो ये थे आज की अपनी क्लास, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, डी कक्षकों का विपाटन। विपाटन में क्या पढ़ा, 3 टाइप का विपाटन अपने को पढ़ना है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो अपने पास में, 6। तो अपन ने कहा 6 वाली स्थिति में क्या बनेगा, अष्टफलकीय संकुल, 4 वाली में क्या बनेगा, चतुष्फलकीय और वर्गाकार समतलीय। इसमें क्या बनेंगे, T2G नीचे, EG ऊपर, कारण इनकी अक्षों पर स्थित होती हैं, अक्षों के मध्य स्थित होती हैं, प्रतिकर्षण कम लगता है। इनमें अक्षों पर होने के कारण प्रतिकर्षण ज्यादा, क्योंकि लिगेंड कहाँ से आते हैं, अक्षों से। इनमें एक तो विपाटन कम है, कारण लिगेंडों की संख्या क्या हो गई, कम। दूसरा, लिगेंड कहाँ से आते हैं, अक्षों के मध्य से,
तो जो पाली अक्षों के मध्य हैं उन पर प्रतिकर्षण क्या लगेगा, ज्यादा, बाकी पर कम। और वर्गाकार समतलीय में जेड एक्सिस से लिगेंड आते ही नहीं है, प्रतिकर्षण का मान 0, तो जितने भी जेड वाले हैं वो सब किस में चले जाएंगे, लोअर एनर्जी में। एक्स और वाई वाले कहाँ चले जाएंगे, हायर एनर्जी में। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब सीएफटी के आधार पर इन सभी के अंदर क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।